सामान्य विज्ञान का आज पहला पाठ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सजीव सृष्टि एवं सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। सबसे पहले सजीव और निर्जीव के बारे में बच्चों हम सब पहले पढ़ चुके हैं। सजीव सृष्टि क्या होती है, सजीव क्या होते हैं, इसकी जानकारी हमको है। सजीव में जान होती है, निर्जीव में जान नहीं होती। सजीव चल फिर सकते हैं, श्वसन की प्रक्रिया होती है, जीवन से लेकर मृत्यु तक की सारी प्रक्रियाएं सजीव में होती है। निर्जीव में ये सब बातें नहीं होती। ये सब पूर्व के वर्गों में हमने पढ़ा है और उनका वर्गीकरण, इन सजीवों के वर्गीकरण के बारे में भी हमने पढ़ाई की है। कक्षा छठी में हमने वनस्पतियों का वर्गीकरण, किस तरह से छोटी वनस्पतियां, बड़ी वनस्पतियां, ये सब पढ़े हैं। ऐसे हर वर्ग में हमने सजीवों के बारे में और उसके वर्गीकरण के बारे में पढ़ा है। अब उसी कड़ी में हम आगे चलते हैं। सबसे पहले इस संसार में सन 2011 की जनगणना के अनुसार, क्योंकि गणना हुई थी, जनगणना नहीं, जब गणना हुई थी तो उसमें लगभग 87-10 लक्ष सजीव इस संसार में पाए जाते हैं। 87-10 लक्ष सजीव इतने पृथ्वी पर, पानी में और धरती पर इतने सजीव हैं। अब यहाँ पर वर्गीकरण के लिए विटाकर ने कुछ मापदंड दिए। विटाकर वैज्ञानिक थे, अमेरिकन थे, परिस्थितिक तज्ञ थे, इकोलॉजिस्ट जिसको कहा जाता है वो थे। अब उन्होंने सजीवों का वर्गीकरण करते समय कुछ बातें, जो सूक्ष्म जीव है उनका वर्गीकरण किया। उस वर्गीकरण में कुछ बातें बताई है। सबसे पहला है कोशिका की जटिलता। अब कोशिका क्या होती है, आप लोगों को जैसे कि पता है, जैसे एक चाक होता है, छोटे छोटे पाउडर से मिलकर के बना है, उसी तरह से हमारा शरीर असंख्य कोशिकाओं से मिलकर के बना है। तो कोशिका की जटिलता के आधार पर आदि केंद्र की और दृश्य केंद्र। फिर दूसरा है सजीवों के प्रकार, जटिलता के आधार पर ही एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, ये भी हमने पहले देखा है। एक कोशिकीय अर्थात जो सजीव सिर्फ एक ही कोशिका से बना है उसको एक कोशिकीय सजीव कहते हैं। और बहुकोशिकीय, सामान्यतः जो भी चीजें हमको, जो भी सजीव हमको दिखाई दे रहे हैं वो सभी बहुकोशिकीय सजीव हैं। पोषण का प्रकार, कुछ वनस्पतियां हैं जो स्वयंपोषी है। स्वयंपोषी अर्थात प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण के बारे में भी हमने देखा है पहले। अर्थात वनस्पतियां अपना भोजन स्वयं बनाती है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, और उनकी जड़ें पानी और जो भी खनिज है उसको अवशोषित करके जब सूर्य प्रकाश की किरणें आती है तो अपना भोजन स्वयं बनाती है, इसलिए वनस्पतियों को स्वयंपोषी कहते हैं। फिर कवक परपोषी, परपोषी अर्थात दूसरों पर आश्रित, अपना भोजन जो स्वयं नहीं बनाते उसको कहते हैं परपोषी। जो मृत, सामान्यतः मरी हुई चीजों पर आश्रित होते हैं। और प्राणी है परपोषी, जो भक्षण करते हैं, हम सब प्राणियों में आते हैं। जो किसी चीज को, वनस्पतियों को खाते हैं, जो शाकाहारी है, जो मांसाहारी है, मांसाहारी चीजों को खाते हैं। फिर जीवन शैली अर्थात लाइफस्टाइल हमारी क्या है, उत्पादक, वनस्पति, भक्षक प्राणी और विघटक कवक। विघटक अर्थात जब कोई भी सजीव मर जाता है तो उसको विघटित करने का काम कुछ बैक्टीरिया करते हैं, उसको कहते हैं, कुछ ऐसी चीजें उसको कहते हैं कवक। वंशावली संबंध, फिजियोजेनेटिक रिलेशनशिप, आदि केंद्र की से दृश्य केंद्र की, एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय। यहाँ पर चार्ट दिया है। सजीव संक्षिप्त में देखना है तो सजीव के दो अलग अलग प्रकार दिखाए, आदि केंद्र की और दृश्य केंद्र की। आदि केंद्र की में एक कोशिकीय, और एक कोशिकीय में जगत, किंगडम बोलते हैं, मोनेरा किंगडम या मोनेरा जगत के। और दृश्य केंद्र की में एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय में ही है प्रोटिस्टा और बहुकोशिकीय में है कवक, वनस्पति, प्राणी।
अब कवक में कोशिका भित्ति वाले परंतु प्रकाश संश्लेषण न करने वाले, प्रकाश संश्लेषण अर्थात हमने यहाँ पर पढ़ा कि जो प्रकाश संश्लेषण अर्थात वनस्पतियों में होता है जो स्वयंपोषी होती है। अब वनस्पतियों में क्या है, कोशिका भित्ति वाले और प्रकाश संश्लेषण कर पाने वाले। उसके बाद प्राणी कोशिका भित्ति विहीन, अर्थात प्राणियों में कोशिका भित्ति नहीं होती। अब मोनेरा जगत के बारे में, पहला जगत है मोनेरा, मोनेरा किंगडम, इंग्लिश में इसको मोनेरा किंगडम बोलते हैं। अब यहाँ पर एक साफ कांच की पट्टी दिखाई गई, इसको स्लाइड बोलते हैं, ग्लास स्लाइड, और उस पर एक छोटी सी एक कवर स्लिप है, गोल सा दिखाई दे रहा है, स्क्वायर शेप में भी आता है, चौकोर स्क्वायर शेप में, और दूसरा ये आयताकार जो पट्टी है कांच की, इसको कहते हैं ग्लास स्लाइड। अब इस स्लाइड पर दही या छाछ की थोड़ी सी बूंदे हमने डाली और उसमें थोड़ा सा पानी मिला लिया, कुछ बूंद, एक आध बूंद पानी, या ड्रॉपर से भी हम डाल सकते हैं पानी, और उस पर फिर इस कवर स्लिप को रखा। कवर स्लिप रखने के बाद सूक्ष्मदर्शी यंत्र हमारे प्रयोगशाला में है। इस सूक्ष्मदर्शी यंत्र में यहाँ पर इस ग्लास स्लाइड को फिट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, स्लाइड ली, स्लाइड के ऊपर दही या छाछ की बूंदे डाली, फिर कुछ बूंदे उस पर पानी की डाली, उसके ऊपर इस कवर स्लिप को लगाया। अब इस तरह से हमारी स्लाइड तैयार हुई, उसमें एयर बबल्स नहीं होने चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान दें। उसके बाद इस स्लाइड को यहाँ पर फिक्स करते हैं सूक्ष्मदर्शी यंत्र में, यह सूक्ष्मदर्शी यंत्र है। इसे सेट करने के बाद जब यहाँ से देखते हैं हम, तो हमें कुछ विशेषताएं दिखाई देती हैं, अत्यंत सूक्ष्म जीव दिखाई देता है। सूक्ष्मदर्शी यंत्र का काम ही यही है, जो छोटे छोटे जीव है उसको बड़ा करके दिखाना, जो दृश्य स्वरूप में नहीं दिखाई दे रहा है उसे हम इस यंत्र के माध्यम से देख सकते हैं। और वो सूक्ष्म जीव कौन से हैं, लैक्टोबैसिलाई जीवाणु, लैक्टोबैसिलाई जीवाणु, यहाँ पर कुछ जीवाणु दिए गए। अब इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है, ये सभी सजीव एक कोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय अर्थात सिर्फ एक ही कोशिका में इनका जीवन क्रम चलता है। फिर ये स्वयंपोषी या परपोषी दोनों हो सकते हैं। स्वयंपोषी अर्थात अपना भोजन स्वयं बनाने वाले, परपोषी अर्थात किसी दूसरे चीज पर आश्रित होना अपने भोजन के लिए, वह परपोषी होते हैं। ये आदि केंद्र की होते हैं, जिनमें आवरण युक्त केंद्रक या कोशिका अंगक नहीं पाए जाते। इसमें केंद्रक, आवरण युक्त केंद्रक भी नहीं होता और कोशिका अंगक नहीं पाए जाते। अब यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया मोनेरा किंगडम के दिए गए हैं, इसको आप देख सकते हैं। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, क्लोस्ट्रिडियम बोट्यूलिनम, साल्मोनेला टाइफी, वाइब्रियो कॉलेरी, ट्रैपोनेमा पैलिडम, क्लोस्ट्रिडियम क्यूटैनी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ये बैक्टीरिया मोनेरा किंगडम के यहाँ पर दिया गया। प्रोटिस्टा जगत, प्रोटिस्टा किंगडम, अब इसमें झील, डबरे या गड्ढे में जो पानी भरा होता है तो गंदा दिखाई देता है, उसे यदि एक बूंद कांच की पट्टी पर, पहले स्लाइड बताया मैंने कैसी होती है, कांच की पट्टी, उस पर रख करके हम सूक्ष्मदर्शी के नीचे जब रख करके परीक्षण करेंगे तो कुछ अनिश्चित आकार वाले सूक्ष्म जीव हलचल करते हुए दिखाई देते हैं। ये सजीव अमीबा है। अब यहाँ पर अमीबा की एक आकृति दी है। प्रोटिस्टा जगत के सजीव है अमीबा, पैरामोसियम, वोलोऑक्स यूक्लिना, इस तरह के प्रोटिस्टा जगत के सजीव यहाँ पर दिए। अब प्रोटिस्टा जगत के सजीव एक कोशिकीय होते हैं और कोशिका में आवरण युक्त केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक है जिसके ऊपर आवरण है, केंद्रक इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं। प्रचलन हेतु कूटपाद या बाल जैसे रोमक या कभाइकाएं, कशाभिकाएं होती है। अब ये क्या है, कूटपाद, जिसे हम फॉल्स फीट भी बोलते हैं इंग्लिश में, जिसकी वजह से अमीबा संचलन का कार्य करता है, चलने का कार्य, प्रचलन करने हेतु। अब स्वयंपोषी, उदाहरण यूग्लिना और पॉलवॉक्स इस स्वयंपोषी है। अमीबा, पैरामोसियम परपोषी है, प्लाज्मोडियम परपोषी है। अब यहाँ पर प्रोटिस्टा जगत के जीव, अब ये
ट्यूबलिना के आकार का दिखाई दे रहा है, पैरामोशियम के शेप का भी है। तो एक जीव है, हलचल करता हुआ दिख रहा है, जो गंदे पानी में हमें दिखाई देता है अक्सर। अगर इसको हम सीधे खुली आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए इस पानी को जब हम स्लाइड पे लेते हैं और सूक्ष्मदर्शी यंत्र में जब देखेंगे तो इस तरह की आकृति बनती हुई हमें प्रतीत होगी, दिखाई देगी। कवक, बारिश का समय है बच्चों। अगर ब्रेड या रोटी का कोई टुकड़ा या ब्रेड कई दिनों तक बासी हमने रख दिया कहीं पर, तो उसके पर कुछ फंगस आ जाते हैं, उसे कवक कहते हैं। फंगाई, इंग्लिश में फंगी, कवक कहते हैं। अभी भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह की कुछ जीव उस पर उगे हुए दिखाई देंगे। या इन दिनों जो चमड़े की वस्तुएं होती है बारिश की, अगर उस पर हमने ध्यान नहीं दिया, कुछ दिनों के बाद देखेंगे तो इस तरह के कवक उस पर हमें दिखाई देंगे, सफेद रंग के रुई के तंतुओं की तरह, कपास की तरह। तो ब्रेड या रोटी का टुकड़ा भिगा करके इसे आप अगर रख दोगे, उसके कुछ दिन के बाद थोड़ा ग्रीनिश कलर, हरे रंग का या कपास की तरह सफेद रंग का दिखाई देगा। ऐसे तंतु, इसको हम कवक कहते हैं। अब यहाँ पर आकृति दी है कवक की, इसे म्यूकर कहा जाता है। इसकी स्तंभिका है जिसने बीजाणुधानी को, यहाँ पर मूलाभ है, उसकी जड़ें, उसके बाद भूस्तरिका जिसके माध्यम से फैला हुआ है चारों तरफ जो भी ब्रेड या रोटी है उस पर। अब ये बीजाणुधानी धर, ये बीजाणुधानी है, उसको धारण करने वाला है बीजाणुधानी धर। स्थिति का रोम की तरह, और स्तंभिका इस बीजाणुधानी जहाँ पर स्थित है उसके नीचे का भाग, इसे स्तंभिका कहते हैं। इस आकृति को हम, परीक्षा में आता भी है इसलिए इसे ध्यान से देखना, इसके भागों को दर्शाना होता है। ये बीजाणुधानी धर, यहाँ पर बीजाणुधानी, सारे बीज हैं उसके, इस कवक के। म्यूकर कहते हैं इसे। ये मूलाभ, भूस्तरिका, स्थितिका, स्तंभिका। यहाँ पर ये, इसे देख करके याद आया होगा आप लोगों को, इसे भूछत्र भी कहते हैं, कुकुरमुत्ता भी कहते हैं। बरसात के समय में पेड़ों की जड़ों के पास या सूखी लकड़ी के पास या भूसे पर इस तरह हमको ये भूछत्र या कुकुरमुत्ता दिखाई देगा। बरसात के समय इसे आप लोग, या अभी का जो मौसम चल रहा है इसमें आप देख सकते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं, कवक जगत में परपोषी, असंश्लेषी, दृश्य केंद्र की सजीवों का समावेश होता है। बहुसंख्य कवक मृतोपजीवी होते हैं, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर जीवित रहते हैं। मृतोपजीवी अर्थात जो भी चीजें मर गई हैं उस पर ज्यादातर ये पैदा होते हैं, इसी पे बढ़ते हैं। सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर ये जीवित रहते हैं। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा से बनी होती है। कुछ किससे बनी होती है? काइटिन नामक जटिल शर्करा। कुछ कवक तंतुमय होते हैं, तंतुमय, इसके अंदर अनेक तंतु पाए जाते हैं जिनके कोशिका द्रव्य में अनगिनत केंद्रक होते हैं। कवक किण्व अर्थात बेकर सीस्ट, फफूदी। अब ये बेकर सीस्ट क्या होता है? आप लोगों ने ब्रेड खाया है, या ब्रेड पाव हम लोग जो घर पर लाते हैं, उसके अंदर बेकरी में ईस्ट नाम का एक पदार्थ होता है, वो भी एक तरह का कवक है, फफूदी है, उसे डाला जाता है जिससे वो ज्यादा स्पंजी, फर्मेंटेड होता है, सॉफ्ट होता है। एस्पेरेजिलस, भुट्टे पर पाई जाने वाली फफूदी, भुट्टे को अगर हम थोड़े दिन रख दें उस पर फफूदी मिलती है। पेनिसिलियम और कुकुरमुत्ता, मशरूम, जैसा कि मैंने यहाँ पर दिखाया कि कुकुरमुत्ता है, मशरूम है, इसकी सब्जी भी बनती है और बहुत से लोग अब इसकी खेती भी करते हैं। सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सजीवों में सूक्ष्म जीवों की संख्या सर्वाधिक है। अनेक ऐसे जीव हैं जिसे हम देख नहीं सकते, ऐसे सूक्ष्म जीव पृथ्वी पर सर्वाधिक है। उनके अध्ययन के लिए उनका निम्न प्रकार से विभाजन किया गया है। सूक्ष्म जीव पहले भी हमने पढ़ा, आदि केंद्र की और दृश्य केंद्र की। आदि केंद्र की में जीवाणु, आदिजीवी, दृश्य केंद्र की का आदिजीवी, कवक तथा शैवाल, ये तीन प्रकार यहाँ पर दिए। अब
सूक्ष्म जीवों के आकार के संदर्भ में निम्न अनुपात 1 मीटर बराबर 10 घातीय 6 माइक्रोमीटर। 10 घातीय 6 माइक्रोमीटर बहुत छोटी इकाई है, माइक्रोमीटर, मीटर बड़ी इकाई है। अब यहाँ पर उसको कन्वर्ट करके बताया गया है। 1 मीटर बराबर 10 घातीय 9 नैनोमीटर। माइक्रोमीटर से छोटी नैनोमीटर यह इकाई है। ये दोनों भी इकाइयां यहाँ पर दी गई है। अब यहाँ पर कुछ सूक्ष्म जीव दिखाई दे रहे हैं जो हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, जो और भी ज्यादा एडवांस माइक्रोस्कोप है, या सामान्य माइक्रोस्कोप में स्लाइड बना करके इन सब चीजों को देख सकते हैं। अब जीवाणु आकार दिया है माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर। एक ही कोशिका स्वतंत्र सजीव, एक कोशिकीय सजीव स्वतंत्र कोशिका के रूप में जीवन यापन करते हैं। कभी कभी बहुत सारे जीवाणु समूह में रहकर बस्तियां या कॉलोनीज बनाते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो एक कोशिकीय होते हैं, एक ही कोशिका में उनका जीवन होता है, स्वतंत्र कोशिका के रूप में भी हो सकते हैं, या कभी कभी ऐसी असंख्य सजीव मिल करके अपनी बस्ती, अपनी कॉलोनीज बनाते हैं। ऐसे ढेर सारे जीवाणु, बैक्टीरिया। जीवाणु की कोशिका आदि केंद्र की होती है। कोशिका में केंद्रक और आवरण युक्त अंगक नहीं पाए जाते, कोशिका भित्ति होती है। अब कोशिका में केंद्रक होता है, केंद्रक और आवरण युक्त अंगक नहीं पाए जाते, सिर्फ कोशिका भित्ति होती है। प्रजनन सामान्यतः द्वितीय विभाजन, एक कोशिका 2 भागों में बढ़ती है, इस तरह से उसमें प्रजनन होता है, उनकी संख्या बढ़ती है। अर्थात उनकी संख्या बढ़ाने के लिए जो कोशिका है, कोशिका बीच में से डिवाइड होती है, 2 भागों में बढ़ती है, इस तरह से उनकी संख्या बढ़ती है। और यदि परिस्थिति उसके अनुकूल हो तो जीवाणु बहुत तेजी से बढ़ते हैं और 20 मिनट में संख्या के 2 गुने हो सकते हैं। अगर हमको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो बहुत तेजी से बढ़ सकता है वो, 20 मिनट की उसकी संख्या बहुत कई गुना, 2 गुने से भी ज्यादा या 2 गुनी हो सकती है। यहाँ पर कुछ जीवाणु दिए गए, जीवाणुओं के प्रकार, उनका आकार किस तरह से होता है। गोलाणु, जो पूरी तरह से गोल। दंड गोलाणु, दंड के आकार का, गोल ही है। दंडाणु, सिर्फ दंड के आकार का है। स्वल्प विरामाकृति, स्वल्प विरामाकृति जो कॉमा लगाते हैं उसके आकार का है, इसके लिए इसको स्वल्प विरामाकृति कहते हैं। और यहाँ पर है सर्पिलाकार, अर्थात सांप के आकार का, टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग शेप का, इसके लिए इसे सर्पिलाकार जीवाणु कहते हैं। यहाँ पर कुछ स्लाइड्स के अंदर किस तरह से दिखाई देती है उनकी हलचल जीवाणुओं की, वो दिखाया है, तो इसको देख सकते हैं। अब ये किस आकार के हैं, इसको देख करके हमें पता चलेगा। दंडाणु या दंड गोलाणु के आकार के कुछ जीवाणु यहाँ पर हमको दिखाई दे रहे हैं। आदिजीवी प्रोटोजोआ लगभग 200 माइक्रोमीटर, मिट्टी, मीठे पानी या समुद्र में पाए जाते हैं। कुछ अन्य सजीवों के शरीर में रहकर रोगों का कारण बनते हैं। प्रोटोजोआ किसी और अन्य शरीर में है और फिर उसके रोग के, बीमारी का कारण, कोई हमने दूषित भोजन कर लिया है तो हमारे भोजन के माध्यम से हमारी आंतों में जा सकते हैं। दृश्य केंद्र की कोशिका वाले एक कोशिकीय सजीव, दृश्य केंद्र की देखे जा सकते हैं, एक कोशिकीय सजीव है। आदिजीवी की कोशिका रचना, संचलन के अंग, पोषण पद्धति में विविधता, अर्थात जितने तरह के प्रोटोजोआ है उसमें संचलन के अंग अलग हो सकते हैं, दोनों में संचलन का तरीका अलग हो सकता है, उसकी कोशिका की रचना अलग हो सकती है और पोषण की पद्धति भी अलग हो सकती है। प्रजनन इसमें द्विविभाजन पद्धति से होता है। द्विविभाजन पद्धति, जैसे यहाँ पर एक अमीबा दिखाया है प्रोटोजोआ प्रजाति का, अमीबा उसी में आता है प्रोटोजोआ में। अब प्रोटोजोआ में बीच में केंद्रक है, एक केंद्रक से किस तरह से इसमें प्रजनन होगा। एक केंद्रक 2 अलग अलग छोटे छोटे केंद्रकों में विभाजित होगा, ये बीच में से सिकुड़ते जाएगा, अंकुचित होगा, आकुंचित होगा। ये आकुंचित होते होते एक समय ऐसा आएगा कि केंद्रक विभाजित होगा, 2 अलग अलग कोशिकाएं विभाजित होकर के बनती है। इसको
द्विविभाजन पद्धति कहते हैं। उदाहरण के लिए दिया है अमीबा, पैरामोसियम, मटमैले पानी में पाए जाने वाले स्वतंत्र जीवन यापन करते हैं, पैरामोसियम दिया है यहाँ पर। अब एंटामीबा हिस्टोलिटिका आव होने के कारण, मैंने पहले ही बताया कि अगर हम लोग किसी भी तरह का दूषित भोजन या बरसात के समय कहीं सड़क के किनारे जहाँ पर मक्खियां भिनभिना रही है और वो खाद्य पदार्थ पर बैठती है और उन सब चीजों को हमने खा लिया, तो हमारे आव होने लगती है, अर्थात आव या ज्यादा जुलाब जैसी स्थिति आ जाती है। तो इस तरह से अगर वो जीवाणु, वो प्रोटोजोआ हमारे शरीर के अंदर गए तो इस तरह से हम परेशान हो सकते हैं। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स मलेरिया शीत ज्वर होने का कारण, शीत ज्वर अर्थात ठंडी लग करके बुखार आना, मलेरिया। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, जैसा कि आप जानते हो कि मलेरिया का एक क्विलेक्स प्रजाति का मच्छर है, जो मच्छर काटेगा तो मलेरिया की स्थिति आ सकती है, ठंडी लग करके बुखार, बहुत ज्यादा ठंडी लगना और बुखार आना, मलेरिया के लक्षण है। युग्लिना स्वयंपोषी अर्थात अपना भोजन स्वयं बनाता है युग्लिना, इसकी आकृति पहले हमने देखा है। अब कवक, कवक के बारे में भी पढ़ा हमने पहले, यहाँ पर फिर से दिया है। सड़े गले पदार्थ, वनस्पति एवं प्राणियों के शरीर कार्बनिक पदार्थ हमें पाए जाते हैं। जैसे कोई चमड़े की वस्तु बहुत दिनों से रखी है, हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, उस पर कवक मिलेगा। या कोई वनस्पति या प्राणी का शरीर है जो सड़ा गला मृत प्राणी है, उस पर कवक पाए जाते हैं। दृश्य केंद्र की एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव कवक की कुछ प्रजातियां आंखों से दिखाई देती है। कुछ कवक ऐसे हैं जो हमें खुली आंखों से दिखाई देते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप ब्रेड रख दोगे कुछ दिन के लिए थोड़ा सा पानी में गीला करके उस पर, और इस प्रयोग को करके देखिए, आप लोग दिखाई देगा। म्यूकर जैसी चीजें सूक्ष्मदर्शी में और ज्यादा क्लियर दिखता है, लेकिन हम उसको खुली आंखों से देख सकते हैं। मशरूम का एक उदाहरण दिया, मृतोपजीवी है, यह भी हमको अपनी आंखों से दिखाई देता है। मृतोपजीवी अर्थात मरे हुए पदार्थों पर अपना जीवन यापन करना। कार्बनिक पदार्थों से अन्न शोषण करते हैं। प्रजनन लैंगिक पद्धति और द्विभाजन और मुकुलन जैसी अलैंगिक पद्धति से होता है। उदाहरण ईस्ट कैंडिडा मशरूम। शैवाल क्या है? अब पानी में बढ़ते हैं, जहां पर पानी ठहरा हुआ होगा, तालाब, झील या गटर, वहां पर आप लोगों ने इस तरह से हरे रंग का शैवाल देखा होगा, ग्रीन कलर का दिखाई देता है, या पानी में कुछ काई दिखाई देती है, बहते हुए पानी में भी दिखाई देता है। ये बढ़ते हैं पानी में। दृश्य केंद्र की एक कोशिकी स्वयंपोषी सजीव है, क्योंकि इसमें हरित लवक पाया जाता है, इसलिए ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और किस तरह से बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, क्योंकि इसकी कोशिका में हरित लवक स्थित होते हैं, इसलिए इस हरित लवक की सहायता से वे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उदाहरण के लिए यूग्लिना, क्लोरेला, क्लैमिडोमोनास, ये शैवाल की कुछ प्रजातियां एक कोशिकीय हैं। अन्य सभी शैवाल बहुकोशिकीय होकर निरी आंखों से दिखाई देते हैं। अब इन प्रजातियों को अगर छोड़ दें, कौन सी? यूग्लिना, क्लोरेला, क्लैमिडोमोनास, बाकी के जो ज्यादातर शैवाल है वो बहुकोशिकीय है, जिसको हम खुली आंखों से देख सकते हैं, उसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती। अब विषाणु, अब इसे देख करके कुछ याद आया होगा, टीवी पर प्रतिदिन हम देख रहे हैं आजकल सबसे ज्यादा जो परेशानी है कोरोना वायरस की, वह कोरोना भी एक तरह का वायरस है, विषाणु है। अब इसका आकार लगभग 10 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक होता है, और कोरोना के आकार के बारे में WHO ने ढेर सारी जानकारी दी है, उससे किस तरह से हमें बचना है, अपने आप को कैसे सुरक्षित रखना है, इसके लिए ढेर सारी गाइडलाइन समय समय पर हमें बताया जा रहा है। इससे रक्षा, अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बन पाई है, इन्वेंट हो रहा है, संशोधन हो रहे हैं अपने देश में भी और विश्व में भी। फिलहाल उससे बचने का सिर्फ एक ही माध्यम है कि हम
मास्क की सहायता से अपने आप को प्रोटेक्ट करें। हमेशा कहीं भी जाए मास्क लगाएं और अपना हाथ नियमित धोते रहें, गंदगी ना होने दें जरा भी। और कम से कम 6 फुट की दूरी बना करके रखें, तो इससे बचा जा सकता है। अब ये विषाणु 10 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर, विषाणुओं को तो सामान्यतः सजीव नहीं माना जाता, या वे सजीव निर्जीव की सीमा रेखा के मध्य है। इसको सजीव भी नहीं कहा जा सकता, निर्जीव भी नहीं कहा जा सकता, उसके मध्य का भाग है। ऐसा सूक्ष्म जैव वैज्ञानिक माइक्रोबायोलॉजी में किया जाता है। विषाणु अति सूक्ष्म अर्थात जीवाणुओं की तुलना में 10 से 100 गुना छोटे होते हैं। वे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से अर्थात सामान्य सूक्ष्मदर्शी से हम इसे नहीं देख सकते, उससे भी एडवांस सूक्ष्मदर्शी है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, उसकी सहायता से देख सकते हैं। स्वतंत्र कणों के रूप में पाए जाते हैं। विषाणु अर्थात डीएनए डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल या आरएनए राइबो न्यूक्लिक अम्ल से बना हुआ लंबा अणु है, जिस पर प्रोटीन का आवरण होता है, फैट होता है, इसीलिए ज्यादा स्ट्रांग होता है, टूटता नहीं जल्दी। इसके लिए बताया गया है कि हाथ को ज्यादा से ज्यादा साबुन लगाने के बाद रगड़े 20 से 30 सेंटीमीटर, जिससे उसके ऊपर का आवरण टूट जाए और अगर कहीं वो जीवाणु है तो वो नष्ट हो जाए। वनस्पति और प्राणियों की जीवित कोशिका में ही वे रह सकते हैं, और अर्थात उसको जीने के लिए कोई वनस्पति या कोई जीवित चीज ही चाहिए जिसमें वे जीवित रह सकते हैं। बाहर ज्यादा देर तक वो जीवित नहीं रह सकते। विषाणु स्वयं के प्रथिन बनाते हैं और स्वयं की असंख्य प्रतिक्रिया निर्माण करते हैं प्रतिकृतियां। इसके बाद पोषक होस्ट कोशिकाओं को नष्ट करके यह प्रतिकृतियां मुक्त होती हैं और वे स्वतंत्र विषाणु पुनः नई कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं। अर्थात ये जो विषाणु है असंख्य अपने समान ही ढेर सारी कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। प्रथिन का आवरण होता है, इसलिए जल्दी नष्ट नहीं होते, और असंख्य जब विषाणु तैयार हो जाते हैं तो लोगों को संक्रमित करते हैं। और कई मौतें भी इसकी वजह से, लगभग 40,000 मौतें अपने देश में अभी तक हो चुकी हैं इस विषाणु की वजह से। ऐसे अनेक विषाणु हैं। विषाणुओं के कारण वनस्पति और प्राणियों में विभिन्न रोग होते हैं। अब यहाँ पर बच्चों कुछ सूक्ष्म जीवों की आकृतियां दी है। फ्लोरेला, प्लाज्मोडियम, पैरामोसियम, एंटामीबा, साइक्रोमाइसिस, टोमेटो में पाया जाने वाला यह विल्ट विषाणु। पुस्तक में इसकी आकृति है, आप देख सकते हैं इसको। स्वाध्याय, अगर आपने पाठ ध्यान से पढ़ा है, पाठ्य पुस्तक है, नहीं भी समझ में आए तो फिर से देख करके इस स्वाध्याय को हल करिए, जोड़े मिलाओ। यहाँ पर आकृतियां बनाइए, सही आकृतियां बनाकर नामांकित करो। नामांकित अर्थात उसके भाग बताओ। जीवाणुओं के विभिन्न प्रकार कौन से? पैरामोसियम, बैक्टीरियोफॉज, उसकी आकृति बनाना है। फिर पहचानो मैं कौन, मुझमें केंद्र क्या, प्ररसकला युक्त कोशिका अंग नहीं होते। आप ये पुस्तक पढ़ोगे उसके अंदर ये सब चीजें मिलेंगी। आकार के अनुसार दिए गए नामों को आरोही क्रम में जीवाणु, कवक, विषाणु, शैवाल अर्थात छोटे से लेकर के बड़ा, इस क्रम में लिखना है कि सबसे छोटा जीवाणु कौन सा है, फिर उससे बड़ा क्या है, उससे बड़ा क्या है, इस तरह से आरोही क्रम में हमको लिखना है। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।